मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 पे बात करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ गैस। और नेचर से मतलब है यहाँ पे वैसे तो बहुत सिंपल सा फंडा है, लाइक डिजोल्व लाइक यहाँ भी चलता है। अगर जो सल्यूट है, जो गैस है हमारी और जो सॉल्वेंट है, अगर दोनों का नेचर सेम है तो लाइक डिजोल्व लाइक फंडा यहां भी चलेगा। ये बात यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे नेचर ऑफ गैस से कुछ बातें और भी हम लोग करेंगे। हमने ये कहा कि जो गैसेस इजिली लिक्विफाई होती हैं वो गैसेस ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइबल आर मोर सॉल्युबल। ठीक है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हाउ टू डिसाइड कि कौन सी गैसेस इजिली लिक्विफाई होती हैं। कंडीशन फॉर एनी गैस टू बी लिक्विफाइड। तो वैसे तो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि जितनी भी गैसेज, जिन गैसेज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो पहला पॉइंट मैं कह सकता हूं कि जिन गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी वॉन डेर वाल इक्वेशन को हम याद करें कि जैसा कि हम जानते हैं ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। तो उसमें हमने बताया था वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, अगर ए वैल्यू डोमिनेट करती है बी पे तो उन गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दैट मीन्स उन गैसेज की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो गैसेज इजिली लिक्विफाई हो सकती है। दूसरा मैंने बताया क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि आप गैसेज स्टेट में आप पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि जिन गैसेज का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैसेज इजिली लिक्विफाई होती हैं, यानी वो गैसेज इजिली सॉल्युबल होंगी। ये जो बातें दो मैं आपसे लास्ट में करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना होगा। पोलैरिटी एंड मोलर मास। गैसेज अगर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैसेस इजिली लिक्विफाई होंगी या कौन सी गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ये बात और ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन, अगर ये आपको मालूम है इट्स ओके, अगर नहीं मालूम है तो आप यहां से डिसाइड करेंगे कि कौन सी गैसेस सॉल्युबल है और कौन सी गैसेस सॉल्युबल नहीं है। तो पहला हायरार्की, आप हमेशा हायरार्की बना के चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी को। जिन गैसेस की पोलैरिटी ज्यादा वो गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। जिन गैसेस की पोलैरिटी ज्यादा है अगर आपने डिसाइड कर लिया देन ओके, अच्छी बात है, चलिए चेक करते हैं। अब आप कहेंगे पोलैरिटी को हम कैसे चेक करते हैं, पोलैरिटी को हम कैसे चेक करते हैं। तो पोलैरिटी को मैं आपको बताऊं, आप उनका डेल्टा ईएन की वैल्यू निकालिए। डेल्टा ईएन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज। अगर यहां पे आप देखें तो यहां पे मैं अमोनिया को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, यहां कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो मैं यहां पे, चलिए इनकी भी बात कर लेंगे हम लोग वन बाई वन। तो अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो इनकी डेल्टा ईएन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो इनकी जो वैल्यू आएगी 1। एक चीज यहाँ एक्सेप्शन है, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये कार्बन की 2.5, इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4। ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा होता है, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए इनकी डेल्टा ईएन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी ही इसकी भी है। नाइट्रोजन भी यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी डेल्टा ईएन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी ये जो कंपाउंड्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो प्योर नॉन पोलर है क्योंकि इनके डेल्टा ईएन की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जिनका डेल्टा ईएन की वैल्यू 0.5 से ज्यादा वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ध्यान देंगे, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिन कंपाउंड्स में डेल्टा ईएन की वैल्यू 0.5 से ज्यादा वो पोलर, जिन कंपाउंड्स में डेल्टा ईएन की वैल्यू 0.5 से कम वो नॉन पोलर होते हैं, बट वो 100% नॉन पोलर नहीं होते हैं। नॉन पोलर हो सकते हैं बट नॉट 100%। बट जिनकी डेल्टा ईएन की वैल्यू 0 आ जाती है वो प्योर नॉन पोलर होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इनको हम लोग नॉन पोलर तो कहेंगे बट नॉट प्योर नॉन पोलर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक सिंपल फंडा ये है, मैं कह सकता हूं कि जिनका डेल्टा ईएन की वैल्यू सबसे ज्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोलर, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। तो डेल्टा ईएन से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ पे डेल्टा ईएन की वैल्यू 0.9 है और यहाँ पे डेल्टा ईएन की वैल्यू 1 है। लेकिन मैं एक बात यहाँ बता दूं, अमोनिया के केस में यहाँ एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लगता है
वाटर और अमोनिया के बीच में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट्स वाई अमोनिया के केस में एक एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स और लगना शुरू हो जाता है जो कि वाटर और अमोनिया के बीच में लगता है। वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से डेल्टा EN 0.9 जबकि इससे कम है, बट एक एडिशनल फोर्स के आने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी भी कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिनमें एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है, उसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो मुझे अगर डिसाइड करना हो यहाँ पे कि अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा अमोनिया की ज्यादा है। हालांकि डेल्टा EN की वैल्यू कम है, बट यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, दैट्स वाई। यहाँ पे अगर मुझे डिसाइड करना हो तो मैं कह सकता हूँ CO2 ज्यादा है। वेरी गुड। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 आ गई है। वी कैन नॉट डिसाइड, पोलैरिटी के बेसिस पे इनको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको पोलैरिटी से नहीं, इनको मोलर मास से चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा? मोलर मास से। तो पहले हमने पोलैरिटी से चेक किया। पोलैरिटी वाइज हमने देखा अमोनिया की पोलैरिटी तो कम थी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ इनकी, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ अब मोलर मास की। किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे? मोलर मास। यहाँ मोलर मास की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोलर मास की अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों नॉन पोलर है, दोनों की डेल्टा EN की वैल्यू 0 है। तब इनका मुझे मोलर मास चेक करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आप मोलर मास देखेंगे तो इसका मोलर मास आएगा 32 ग्राम और इसका मोलर मास आएगा 28 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि जिसका मोलर मास ज्यादा, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, यहां लिख देता हूं मैं आपको, यहां पे आप इस बात को ध्यान रखेंगे। पोलैरिटी ज्यादा, जिन कंपाउंड्स की पोलैरिटी ज्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिन कंपाउंड्स की पोलैरिटी ज्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए इसमें सॉल्युबिलिटी इसकी और बढ़ गई है। दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं जिन कंपाउंड्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उनकी भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो मुझे बताएंगे आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका मोलर मास ज्यादा है? ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है, एंड दैट्स वाई ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन गैसेस में अगर इनका मुझे ऑर्डर अरेंज करना हो सॉल्युबिलिटी का, तो कोई मुझे समझाए इनके ऑर्डर क्या मिल जाएंगे? जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल अगर मेरे सामने था अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका अगर ऑर्डर बताना हो, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की अगर मुझे बात करनी हो तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? अमोनिया की। अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ये है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। फिर क्या आएगा आपका? CO2। फिर क्या आएगा आपका? CH4। अगेन मैंने इन दोनों में बताया था जिसका मोलर मास ज्यादा ऑक्सीजन, एंड देन फिर फाइनली क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन। इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि किन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको बताऊं, एक नोट पॉइंट करके आप और लिख सकते हैं इसी ऑर्डर में मैं आपको बताऊं। कहा जाता है कि जो गैसेज, ऐसी गैसेज जो वाटर में जाते ही आयंस फर्निश करती हैं, अपने आयंस में टूट जाती हैं, एक्सेप्शनली उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक और बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं इनके अलावा कि वो गैसेज जो वाटर में जाते ही आयंस को फर्निश करती हैं, जो आयंस में टूट जाती हैं, उन गैसेज की सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होती है। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे फैक्टर ले रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि लाइक डिसॉल्व लाइक से आप कंपेयर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ में आएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से मतलब यहाँ पे था कि अगर आपका जो गैसेज है अगर वो पोलर है और सॉल्वेंट भी आपका कैसा है? पोलर है,
तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। और अगर आपकी गैस जो है नॉन पोलर है और जो सॉल्वेंट है आपका नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर सॉल्वेंट आपका पोलर और गैस आपकी नॉन पोलर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे अगला इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को मैं अगर आपको समझाऊं, इसको आपको समझने की जरूरत है। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, वहां से भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप सोचिए एक गैस है X2, गैस है, इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, X2 को हम लोग X2 लिक्विड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, X2 को हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, X2 लिक्विड फॉर्म में। गैस से कहाँ लेके जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि जैसे मान लीजिए कोई गैस है प्लस यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया एंड देन गिव्स क्या बनाया आपने, सोल्यूशन। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ आपने क्या बनाया, यहाँ पे सोल्यूशन बनाया। तो आप इसमें देख लीजिए जब ये सोल्यूशन आप बना रहे हैं, यहाँ पे ये सोल्यूशन आपने तैयार किया है और मैं यहाँ से बोलूं ये गैस X2 से H2 लिक्विड में जा रही है, तो आप कह सकते हैं जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होगा। डेल्टा H कैसे नेगेटिव होगा, आप सोच के बताइएगा। एक यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिया है, ये सॉल्वेंट है हमारा, ये सॉल्वेंट है हमारा, इसमें कोई गैस लिया हमने, हाँ ये कोई गैस लिया है और ये कोई गैस है, इसको हम इसके अंदर डिसॉल्व करने जा रहे हैं। इन गैस को हम इसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं इस सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट है हमारा, इसमें डिसॉल्व कर। अगर मैं यहाँ पे इधर ध्यान से देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस डिसॉल्व होने की बजाय यहाँ से गैस क्या करना चाहेगी, स्केप करना चाहेगी, भागना चाहेगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वैसे भी देख लीजिए गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है। जब वो डिसॉल्व हो जाएंगी, वो लिक्विड स्टेट में चले जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। यानी मैं कह सकता हूं कि जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये कैसा सिस्टम है, ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा, गैस का लिक्विड में सोल्यूशन बनाना कैसा प्रोसेस कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पुराना प्रीवियस में बता चुका हूँ। क्योंकि गैस का लिक्विड में चेंज होना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और तब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे कम होने वाली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैं एक चीज और यहाँ पे आपको समझा दूं, मतलब गैस का ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लीच एटलियर को भी फॉलो कर सकते थे अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल। एक और बात नोट पॉइंट करके आप लिख लेंगे, कुछ ऐसी भी गैसेज हैं जिनमें हम लोग जिनको डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। कहा जाता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम दो गैसेज हैं हुज सॉल्युबिलिटी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैं एक सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कुछ गैसेज ऐसी भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। वैसे तो मैंने बताया इन जनरल किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, मतलब गैस को लिक्विड में ले जाना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन कुछ गैसेज ऐसी भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर का। इसके अगला इफेक्ट जो है प्रेशर इफेक्ट, वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू।